विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज हम साझेदारी निवृत्ति चैप्टर से पार्ट 3 तीसरा वीडियो बना रहे हैं और इसके पूर्व दो वीडियो में हमने छोटे प्रश्न और कुछ बड़े प्रश्न ध्यान में लिए थे और अब आगे हम थोड़े और प्रश्न ले रहे हैं इसके अंदर। तो पार्ट 3 में देखिए हम प्रश्न नंबर 8 पर आए हैं इसके अंदर। तो प्रश्न नंबर 8 में देखिए, जया, ममता और स्मृति इनका 2/5, 5/10 और 1/10 लाभांश का पुराना अनुपात है और 31/3 के 16 के दिन उनकी पक्की तलपट दी गई है। और यहाँ देखिए अब चालू खाता दिया हुआ है, तो चालू खाता दिया गया है तो हम पूंजी खाता और चालू खाता दोनों हम बना सकते हैं इसके अंदर, तो दोनों उसमें हम साथ बनाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है जो माहिती दी गई इसके अंदर पक्की तलपट के अंदर जिस तरह हम हल करते हैं उसको करेंगे। और समायोजन में देख लेते हैं, खाली किराया चुकाना बाकी 4000 है, विनियोग पर ब्याज मिलना बाकी है, तो मिलना बाकी विनियोग का ब्याज 2500 है और विनियोग 35,000 में बेच देना है। पेढ़ी की ख्याति की कीमत 2 लाख निश्चित हुई है और भविष्य में इनका लाभांश का अनुपात होगा 1:1, यानी आपको नया अनुपात यहाँ दे रखा है, तो इस पर से हम लाभ का अनुपात भी ज्ञात कर लेंगे। तो थोड़ी गणना देखते हैं। तो इसके अंदर देखिए प्रश्न नंबर 8 के लिए तो यहाँ गणना में हम पाएंगे इसके अंदर पहले तो तीनों साझेदारों का पुराना अनुपात है 4:5:1, ये पुराना अनुपात है और नया है 1:1 और उसमें से स्मृति साझेदार जो है निवृत्त हो रही है। तो लाभ बराबर होता है पुराना भाग माइनस नया भाग। तो जया का पुराना भाग जो है वो 1/2 इसके अंदर दिया हुआ है, तो यहाँ पर और उसके बाद इसका 4/कितना दिया है 4/10 और दोनों का अंतर निकालेंगे तो इसका अंतर आएगा यहाँ पर 1/10। यहाँ हमने थोड़ा लिखने में यहाँ आपको पहले क्या करना था, नया भाग, ये हमने त्याग का लिख दिया था, ये नया भाग और यहाँ पर पुराना भाग, इसको आपको समझना है। तो नया भाग माइनस पुराना भाग, तो नया भाग इनका 1/2 और पुराना भाग कितना इनका है 4/10, 1/10 हुआ। और ममता का 1/2, यहाँ पर नया भाग और पुराना भाग इसका हुआ 5/10 और इसको हर समान करेंगे तो 0 आया। तो इसका मतलब कि जो लाभ हुआ वो किसको हुआ, जया को हुआ, ममता को यहाँ पर कुछ लाभ नहीं हुआ। उसके बाद निवृत्त होने वाले साझेदार की ख्याति निकालेंगे। ख्याति का मूल्यांकन 2 लाख हुआ है तो उसमें से उसका हिस्सा 1/10 है, तो 1/10 करेंगे तो 20,000 ख्याति स्मृति को भुगतान करनी होगी। तो कौन करेगा, ममता को तो 0 है तो कौन भुगतान करेगा, उसको जया भुगतान करेगी क्योंकि उसको लाभ हुआ है। तो अब इसके ऊपर से हम यहाँ प्रश्न देखते हैं। तो पहले हम इसके अंदर सारी बाकियाँ देख लेते हैं एक तरफ से। पहले देखिए ख्याति, तो पुरानी ख्याति है, इसको हम अपलिखित करेंगे 30,000 रुपये है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ हमने चालू खाता भी बनाया है और साझेदारों का स्थिर पूंजी खाता भी बनाया है। तो पूंजी खाते में तो खाली पूंजी संबंधी बातें आएंगी और बाकी हम चालू खाते में दर्शा देंगे। तो यहाँ चालू खाते में ख्याति को हम पहले अपलिखित कर देते हैं इनके पुराने अनुपात में। तो इनकी कुल ख्याति हो जाएगी इसकी 12,000, 15,000 और 3,000, तीनों में बांट देंगे, 12,000, 15,000 और 3,000। तो ख्याति को हमने अपलिखित कर दिया। तो इस तरह से 30,000 की ख्याति यहाँ पर अपलिखित हो गई पुराने अनुपात में। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया मकान 2,82,000, यहाँ पर मकान की कीमत दी गई है। तो मकान में कोई परिवर्तन नहीं है तो इसको हम पक्की तलपट के संपत्ति में लिख देते हैं, मकान 2,82,000, 2,82,000 मकान हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर यंत्र दिया हुआ है और यंत्र की कीमत है 1,45,000, तो उसको भी दर्शा देंगे, यंत्र 1,45,000 यंत्र की कीमत हो गई। और उसके बाद है विनियोग, तो विनियोग यहाँ पर दिया है 33,000। अब यहाँ विनियोग पर समायोजन भी है कि विनियोग को 35,000 में बेच देना है, ऐसा बोला गया है। तो विनियोग हमारा है कितने का, यहाँ पर 33,000 का, और उसको हम बेच कितने में रहे हैं 35,000 में, तो इसका मतलब विनियोग बेचने से फायदा हुआ, तो इसको हम पुनः मूल्यांकन में 2,000 रुपया जमा कर देंगे। और दूसरा, विनियोग को बेच देंगे तो फिर पक्की तलपट में विनियोग नहीं दर्शाएंगे क्योंकि वो बिक गया, तो बदले में हमको रोकड़ मिलेगी या चेक मिलेगा, तो उसको हम रोकड़ खाता बना के उसमें दर्शा सकते हैं। तो इसके देखिए इस तरह एंट्री करेंगे। सबसे पहले तो विनियोग बेचने से जो लाभ हुआ उसको दर्शा देंगे, तो लाभ कितने का हुआ 2,000 का, तो इसको देखिए मैंने पुनः मूल्यांकन में जमा कर दिया।
तो पुनः मूल्यांकन में जमा कर दिया 2000, और उसके बाद विनियोग को हमने बेचा है तो उसको हम रोकड़ खाते में यहाँ दर्शा देंगे। हमारी आवक हुई है, देखिए हमने बनाया है रोकड़ बैंक खाता, और उसमें हमने विनियोग की आवक जो विक्रय से हुई है वो रकम यहाँ हम दर्शा देंगे। तो विक्रय से आवक यहाँ पर कितनी हुई, 35,000 की, तो ये 35,000 रुपये हम इसको यहाँ दर्शा दिए विनियोग। तो दो असर आपको ध्यान रखना है। अब ये पक्की तलपट में इसको हमको दर्शाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम नहीं दर्शाएंगे वहाँ पर। फिर उसके बाद देखिए आगे विनियोग हो गया। स्टॉक 20,000 रुपया है तो उसको लिख देंगे यहाँ पर, स्टॉक 20,000 संपत्ति में दर्शा दिए। फिर उसके बाद है देनदार 50,000 है, तो यहाँ पर इस पर भी कुछ समायोजन वगैरह नहीं है, तो देनदार 50,000 यहाँ दर्शा दिए। और उसके बाद यहाँ पर स्मृति की लोन दिया है यहाँ पर 30,000, तो यहाँ पर स्मृति की लोन कहाँ दिया है, ये देखिए आप संपत्ति पक्ष में दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये लोन की रकम इसकी है 30,000, तो इसको हम चालू खाते में दर्शा सकते हैं इसको। तो स्मृति की लोन, क्योंकि हमने चालू खाता बनाया है, तो संपत्ति का मतलब क्या होता है, उधार शेष, तो इसको हम उधार शेष के रूप में चालू खाते में उधार दर्शाएंगे। दायित्व का मतलब होता है जमा शेष, तो इसको हम उधार शेष में बताएंगे स्मृति की लोन खाते। तो इसकी स्मृति की लोन है, ये देखिए चालू खाता, और स्मृति में हमने कितना बता दिया 30,000, इसको हमने यहाँ दर्शा दिया। उसके बाद देखिए अब बचा इसमें चालू खाता। चालू खाता स्मृति का है, संपत्ति है, मैंने आपको बताया संपत्ति का मतलब उधार शेष, तो चालू खाते का उधार शेष है इसका 10,000 रुपया, तो इसको हम चालू खाते में 10,000 रुपया स्मृति में चालू खाते का शेष बता देंगे। तो देखिए चालू खाते का शेष में शेष आगे लाए, और स्मृति का कितना बता दिया यहाँ पर 10,000। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि ये सारी संपत्तियाँ कंप्लीट हो गई। अब लेते हैं दायित्व में। दायित्व में पहले लेनदार दिया हुआ है यहाँ पर 90,000, तो लेनदार को हम दर्शा देंगे पक्की तलपट के पूंजी दायित्व पक्ष में लेनदार, और लेनदार की रकम यहाँ पर जो दी है उसको दर्शाएंगे पूरा 90,000। तो यहाँ लेनदार दर्शा दिए 90,000, इधर आ जाएगा। उसके बाद इसमें आपको दिया हुआ है सामान्य नामत 70,000 दिया हुआ है, तो सामान्य नामत को बांट देंगे चालू खाते में, तो चालू खाते में सामान्य नामत बढ़ जाएगा 28,000, 35,000 और 7,000, पुराना अनुपात 28,000, 35,000 और 7,000 पुराने अनुपात में नहीं बांटा गया, अनामत को मैंने बांट दिया। फिर उसके बाद पूंजी खाता की बाकी दिया है, तो मैंने पूंजी खाता बनाया है 2 लाख, 1 लाख और 90,000, तो पूंजी खाता हमने स्थिर पूंजी खाता बनाया है, शेष आगे लाए, और यहाँ पर तीनों की बता देंगे 2 लाख, 1 लाख और 90,000, 2 लाख, 1 लाख और 90,000, तीनों साझेदारों की पूंजी स्थिर पूंजी के रूप में बता दिया। अब चालू खाता देखिए, अब चालू खाता दायित्व का मतलब कौन सा शेष होता है, जमा शेष, तो चालू खाते का जमा शेष है, तो चालू खाते में जमा बताएंगे जया और ममता में 26,000 और 14,000, ये चालू खाता है, शेष आगे लाए, यहाँ पर 26,000 और इसका है 14,000, तो दोनों साझेदारों का चालू खाते का शेष हमने यहाँ दर्शा दिया। और अब देखिए यहाँ पर आपको खाली क्या बचा है, यहाँ पर डूबत ऋण अनामत, तो डूबत ऋण अनामत यहाँ कितना दिया है 10,000, कोई समायोजन वगैरह कुछ है नहीं कि यहाँ कुछ माइनस करना पड़े, तो इसको हम भी इसी तरह दर्शा देंगे, पक्की तलपट के दायित्व में दर्शाया है तो इसको हम दायित्व में दर्शा देते हैं डूबत ऋण अनामत 10,000। तो ये देखिए पक्की तलपट के दायित्व पक्ष में यहाँ डूबत ऋण अनामत हमने यहाँ दर्शा दिया 10,000। इस तरह से ये हमारा सारी बाकियाँ एंट्री हो गई। समझ लेते हैं, किराया चुकाना बाकी है 4,000, तो किराया चुकाना बाकी है, तो इसका एक तो अपने कहाँ लिखेंगे, दायित्व पक्ष में चुकाना बाकी भाड़ा या किराया जो भी लिखें, तो उसके लिए लिखेंगे हम 4,000 रुपया, यहाँ दर्शा दिए एक असर। और दूसरा, किराया चुकाना बाकी से हमारा दायित्व बढ़ेगा तो पुनः मूल्यांकन में इसको हम उधार कर देंगे, तो पुनः मूल्यांकन में उधार कर देंगे चुकाना बाकी किराया कितना रुपया, 4,000 रुपया। फिर उसके बाद है समायोजन, विनियोग का ब्याज 2,500 मिलना बाकी है, तो मिलना बाकी है तो अपनी संपत्ति पक्ष में दर्शाएंगे, और अपनी संपत्ति में वृद्धि होगी तो पुनः मूल्यांकन में जमा करेंगे। तो पुनः मूल्यांकन में जमा करेंगे, इसके अंदर पहले तो विनियोग का ब्याज मिलना बाकी 2,500 रुपया, 2,500 यहाँ जमा कर दिया। और दूसरी असर अपने पक्की तलपट में मिलना बाकी ब्याज, तो मिलना बाकी ब्याज के रूप में यहाँ हम दर्शा सकते हैं इसको, यहाँ हम लिख दे रहे हैं अलग से, यहाँ लिख देते तो भी चलेगा, मिलना बाकी
विनियोग का ब्याज, मिलना बाकी विनियोग का ब्याज 2500, यहाँ 2500 अलग से हमने इसको लिख करके दर्शा दिया। और उसके बाद अब अगला समाधान है विनियोग 35,000 में, विनियोग का तो हो गया निपटारा। फिर उसके बाद आता है पेढ़ी की ख्याति 2 लाख, तो ख्याति का हमने असर देख लिया। अब ख्याति में हमने देखा था कि ख्याति में खाली किसको चुकाना पड़ेगा, जया को, और किसको चुकाएगी वो, स्मृति को चुकाएगी। तो इसकी असर हम चालू खाते में देंगे। तो चालू खाते में हम जया के चालू खाते, तो ख्याति कितनी हुई 20,000, तो ये चालू खाते में हम दर्शा देंगे जया के चालू खाते, और स्मृति में कितना बता दिए 20,000। और फिर इस साइड में खाली जया को ही भुगतान करना है इसको, तो यहाँ स्मृति के चालू खाते और जया में 20,000, यानी जया ने भुगतान किया और स्मृति को प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये हुआ 20,000 की एंट्री ख्याति की हो गई। फिर उसके बाद आता है भविष्य में लाभांश का अनुपात, ये तो हमने उसके आधार पर इसका अनुपात निकाल ही लिया है सब इसके अंदर। और अब इसमें अगला जो है समायोजन है निवृत्ति के बाद का पक्की तलपट वगैरह बनाना इसके अंदर, तो सारी एंट्री इसमें लगभग हो गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुनः मूल्यांकन। पुनः मूल्यांकन में हम देखेंगे इसके अंदर, तो जमा पक्ष में 2,500 और 2,000, तो कुल मिला के कितना हुआ 4,500, तो यहाँ 4,500 दर्शा दिए 4,500। और इधर साइड में इसका योग करेंगे तो इसका अंतर आ रहा है, देखिए खाली 500 अंतर आएगा, इन टोटल तो 4,500 रहेगा और अंतर आएगा कितना 500 रुपया। इसको पुराने अनुपात में लाभ के रूप में इसको बांट दे रहे हैं, तो 200, 250, 200, 250 और 50 ये बांट दिया इसको। तो इसको हम चालू खाते में जमा ले लेंगे पुनः मूल्यांकन खाते। तो पुनः मूल्यांकन खाते यहाँ पर लिखेंगे, तो इसके अंदर रकम आएगी 200, 250 और 50। इस तरह साझेदारों का ये हमने बाकी यहाँ पर दर्शा दिया इसके अंदर। और इसके बाद अब दूसरा, अब यहाँ देखिए जया, तो जया का टोटल यहाँ पर देख रहे हैं, जया में 26,000 है, 28,000 है, 200 है, तो इनको हम जोड़ेंगे तो 54,200 हो रहा है। इनका टोटल होगा 54,200, इसका योग हुआ। और इस साइड में इसको लाएंगे उधार पक्ष में, यहाँ पर 54,200, तो ये देखिए जमा पक्ष ज़्यादा है, उधार पक्ष कम हो, जमा शेष आया इसका, उसमें से घटाएंगे 12,000 और 20,000, दोनों घटा देंगे तो आप बचेगा 22,200, 22,200। ये चालू खाते का इसका जमा शेष आ गया, किसका, जया का। फिर उसके बाद है ममता, तो ममता के जमा पक्ष में रकम है 14,000 है, 35,000 है और 250 है, इसका भी यही ज़्यादा है, तो दोनों जोड़ेंगे तो 49,250 हो रहा है, 49,250। और ये टोटल हम लाएंगे उधार पक्ष में 49,250, और उसमें से इस साइड में रकम जो है 15,000 खाली है, तो 15,000 इसको माइनस करेंगे तो 34,250 बचा, 34,250। तो ये भी इसका जमा शेष आया, चालू खाते का जमा शेष ममता का भी आया। और इसके बाद अब देखते हैं किसका, स्मृति का। तो स्मृति में आप देखेंगे तो इसका देखिए उधार पक्ष में 10,000 रकम है, 3,000 है और 30,000 है, इनको जोड़ेंगे तो ये ज़्यादा हो रहा है, तो ये कितना हो गया 43,000, ये 43,000 हो गया। और वो 43,000 हम जमा पक्ष में ला रहे हैं, तो जमा पक्ष में यहाँ लिख दिया हमने 43,000, यहाँ दर्शा दिया। और अब 43,000 में अपने पास अमाउंट है 7,000, 20,000 और 50, तो ये इतनी रकम है, तो इतनी रकम माइनस करेंगे तीनों रकम, तो फिर यहाँ डिफरेंस आएगा 15,950, 15,950, ये अमाउंट यहाँ पर डिफरेंस आया। ये हमने क्या किया है, क्योंकि हमने पूंजी खाता बनाया है, तो इसका चालू खाते की जो बाकी है वो हम कहाँ ले जाएंगे, पूंजी खाते ले जाएंगे, क्योंकि स्मृति रिटायर हो रही है, तो निवृत्त होने वाले साझेदार के पूंजी खाते ले जाके बंद कर देंगे, तो इसको हम उसके पूंजी खाते ले जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए किस पक्ष में है, जमा पक्ष में है, तो इसको हम वहाँ कहाँ बताएंगे, उधार पक्ष में बताएंगे। ये देखिए पूंजी खाता, और पूंजी खाता में यहाँ पर स्मृति के पक्ष में कितना बता देंगे 15,950, 15,950 ख्याल आया। तो ये चालू खाते का शेष हमने यहाँ पूंजी खाते में इसको दर्शा दिया। और उसके बाद अब पूंजी खाता को हम बंद करेंगे,
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका टोटल हो रहा है जया का तो 2 लाख है, क्योंकि स्थिर पूंजी खाता है, खाली पूंजी है, इसका 1 लाख है और इसका 90,000 है। तो तीनों साझेदारों का ये पूंजी हो गया और इसका टोटल यहाँ लाएंगे उधार पक्ष में 2 लाख और इसका 1 लाख और इसका 90,000 और यहाँ तो डिफरेंस वही आएगा, तो शेष आगे ले गए, यहाँ पर आएगा तो शेष आगे ले गए, यहाँ पर ले गए, शेष आगे ले गए और रकम इसका तो वही 2 लाख ही रहेगा क्योंकि स्थिर पूंजी है और इसका 1 लाख रहेगा और इसका तो रिटायर हो गई तो इसका शेष निकलेगा नहीं, तो इसका जो डिफरेंस बचेगा वो लोन बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है स्मृति की लोन खाते। तो अब 90,000 है, तो 90,000 में से हम माइनस करेंगे 15,950 तो बचेगा 74,050, 74,050 ये डिफरेंस आया। तो ये इसकी लोन हो गई और ये दोनों की बाकी हो गई। अब इसको हम दर्शा देते हैं पक्की तलपट में। पहले पूंजी खाता ममता और जया, जया और ममता, तो दोनों का 2 लाख और 1 लाख, 2 लाख और 1 लाख, ये हो गया कुल मिलाकर के 3 लाख, 3 लाख। और उसके बाद जो है यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर इसकी लोन 74,050 स्मृति की लोन, तो इसको हम दायित्व में दर्शा देंगे अलग से। स्मृति की लोन खाते 74,050। उसके बाद हमने चालू खाता बंद किया था, तो चालू खाते में दोनों का शेष जमा शेष आया था। जमा शेष यानी दायित्व में दर्शाएंगे, तो दायित्व पक्ष में दोनों का चालू खाता दर्शा देंगे। एक का है 22,200 और दूसरे का है 34,250। तो यहाँ चालू खाते को दायित्व में दर्शाएंगे 22,200 और 34,250, 34,250। इनको जोड़ेंगे तो 56,450 हुआ, 56,450। तो इस तरह से ये हमने सारी बाकियाँ ले लिया। अब हमने रोकड़ खाता है, क्रम नहीं होता है इसके अंदर, हमने रोकड़ खाता यहाँ नीचे बना दिया, ऊपर भी बना सकते हैं, तो यहाँ अलग से बना दिया। तो रोकड़ में देखिए कि रोकड़ शेष आपको दिया नहीं है तो हमने शेष नहीं लिखा है। विनियोग को बेचा, उसकी आवक बताया तो हमने उधार कर दिया है और कुछ नहीं है, तो फिर ये 35,000 रुपया टोटल हो गया और यहाँ 35,000 इसको लिख दिए और यहाँ पर शेष आगे ले गए, कितना हो जाएगा 35,000। तो ये 35,000 जो है रोकड़ का या बैंक का उधार शेष हुआ। उधार शेष को हम कहाँ लिखते हैं, संपत्ति में, तो संपत्ति में बता देंगे यहाँ पर रोकड़ या बैंक खाता 35,000 ये दर्शा दिए। और अब हमारा पक्की तलपट कंप्लीट हो गया। 282, 1,45,000 और 20,000, 50,000, 35,000 और 2,500, इनको जोड़ेंगे तो हो रहा है 5,34,500, 5,34,500। और इधर पक्ष का संपत्ति पक्ष का करते हैं तो 3,90,000, 4,000 और दूसरी रकम है 10,000, 74,050 और 56,450। इन सबको हम जोड़ेंगे तो इसका टोटल हो रहा है वही 5,34,500, 5,34,500। इस तरह से आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया। इसके अंदर सारे समाधान हो गए और सारी एंट्रियां भी इसके अंदर हमने एक एक करके सब ले लिए। और अब आगे हम प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, तो सॉरी 9 नंबर देखते हैं, 8वां पूरा हुआ। तो प्रश्न नंबर 9 में देखिए, इसके अंदर आपको साझेदार हैं माधव, राधा और गोपी, और तीनों का यहाँ अनुपात आपको दे रखा है 1/2, 1/3 और 1/6। तो यहाँ पर ये साझेदार हैं लाभान बांटने वाले, तो इसको हम पहले हर समान करके इसका अनुपात बना लेंगे। और दूसरा पक्की तलपट में यहाँ पर चालू खाता आपको यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि हम इसके अंदर पूंजी खाता बनाएंगे और बाकी समाधान अभी सवाल करते समय देख लेंगे साथ में। जैसे पेटेंट की कीमत 20 टका घटानी है, मकान की कीमत 90 टका घटानी है, कारीगर मुआवजा की जिम्मेदारी 30,000 निश्चित हुई है, देनदारों पर डूबत अनामत 5% बढ़ाना है, राधा को ख्याति पेटे 40,000 चुकाने हैं, आज ख्याति का मूल्य दे दिया है, गत वर्ष का अपलिखित किए डूबत ऋण 3,000 में से 500 अपने को मिले हैं और राधा को 5,000 रोकड़ चुकाना है, बाकी रकम 2 वार्षिक हफ्ते में लोन के रूप में रखना है। तो इतनी माहिती दिया है, तो इसके आधार पर देखिए सबसे पहले हम बाकी नोट करेंगे। तो देखिए यहाँ पहले रोकड़ बैंक दे दिया है, तो रोकड़ और बैंक दिया यहाँ पर कितना 12,000,
तो उधार पक्ष में रोकड़ या बैंक खाते के यहाँ शेष आगे लाए 12,000। पहली एंट्री हमने यहाँ पर इसको दर्शा दिया और दूसरी एंट्री हम देखते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर दूसरा देनदार दिया है, देनदार कितना यहाँ पर दिया है 80,000, तो उसको हम दर्शा देंगे पक्की तलपट के संपत्ति में। यहाँ पर देनदार 80,000 ये दर्शा दिए। उसके बाद यहाँ पर दिया है स्टॉक दिया है 62,000, तो इसको हम दर्शाएंगे संपत्ति पक्ष में स्टॉक, यहाँ पर 62,000 स्टॉक के बाद यहाँ दिया है आपको विनियोग, तो यहाँ विनियोग दिया है 58,000, तो यहाँ पर उसकी यानी मूल कीमत है और अंदर आपको दिया है बाजार कीमत उसकी 64,000 है, यानी कीमत में परिवर्तन होगा इसके अंदर। तो विनियोग हम यहाँ दर्शा देते हैं इसके अंदर पहले। तो विनियोग दर्शाएंगे कितना रुपया से 58,000 से, यहाँ पर विनियोग 58,000। और आपको यहाँ पर समायोजन करना तो कर सकते हैं, आंतरिक समायोजन है। बाजार कीमत कितनी हो रही है 64,000, तो यानी विनियोग में कितनी होगी, वृद्धि होगी इसका मतलब। तो विनियोग में वृद्धि हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं, तो जिसको हम जमा करेंगे यहाँ पर, तो देखिए विनियोग में वृद्धि कितनी होगी 6,000 और ये कितना हो जाएगा 64,000 हो गया विनियोग। और 6,000 जो बढ़ा इसको हम पुनः मूल्यांकन में जमा ले लेते हैं, तो पुनः मूल्यांकन जमा में विनियोग खाते कितना बता देंगे 6,000। तो ये समायोजन आंतरिक था, इसको हमने समझा दिया इसके अंदर। फिर पेटेंट है 35,000, तो संपत्ति में पेटेंट बताएंगे 35,000। अदृश्य संपत्ति है, इसको यहाँ दर्शा दिए। और उसके बाद है मकान 75,000 है, तो ये भी संपत्ति में स्थायी संपत्ति के रूप में मकान 75,000। और मकान के बाद है विज्ञापन अभियान खर्च। अब ये देखिए जैसे ख्याति होता है तो वैसे विज्ञापन अभियान खर्च को अपलिखित करना पड़ता है, तो पूंजी खाते के उधार पक्ष में पुराने अनुपात में बांट देंगे। तो इसका पुराना अनुपात थोड़ा अपने देख लेते हैं इसके अंदर। इसे देखिए यहाँ हमने लिखा है माधव राधा गोपी, पुराना अनुपात 1/2, 1/3, 1/6, तो सबको 6 बनाएंगे। तो यहाँ पर गुणा होगा 3 का, यहाँ गुणा होगा 2 का, देखिए 3, 2, 1, ये इसका अनुपात बन गया पुराना अनुपात। तो 3:2:1, इसी अनुपात में इसको बांट देंगे। तो हम इसको साझेदारों के पूंजी खाते के उधार पक्ष में विज्ञापन अभियान खर्च बांटेंगे 12,000, 8,000, 4,000, 12,000, 8,000 और 4,000, ये तीनों में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। तो इस तरह से ये खर्च जो है इसको हमने अपलिखित कर दिया। आगे पूंजी खाता, तीनों की पूंजी माधव राधा गोपी 1, 36, 50 और 54 इस तरह दिया है। तो लिख देते हैं शेष आगे लाए 1,36,000 और दूसरे का है 50,000 और 54,000, तीनों की पूंजी दर्शा दिए। उसके बाद लेनदार दिया है और लेनदार है 50,000, तो पक्की तलपट के दायित्व में लेनदार यहाँ हम दर्शा देंगे इसको 50,000। फिर कारीगर मुआवजा 24,000 है। यहाँ देखिए समझ में पढ़े थे तो यहाँ दिया हुआ था कि इसके अंदर कारीगर मुआवजा की जिम्मेदारी 30,000 निश्चित हुई। अब हमारे पास मुआवजा कितना है 24,000 और यहाँ पर हुआ है 30,000, तो पहले इसको हमें जिम्मेदारी हो तो दायित्व में दर्शाएंगे। तो दायित्व में कारीगर मुआवजा की जिम्मेदारी 30,000 हुआ। और अब इसमें 24,000 अपने पक्की तलपट में है, तो 30,000 में 24,000 को जो है माइनस करेंगे तो कितना अभी बचेगा 6,000। तो जो 6,000 बचेगा उसको हम पुनः मूल्यांकन में उधार कर देंगे नुकसान के रूप में। तो यहाँ कारीगर मुआवजा की जिम्मेदारी 6,000 यहाँ हम उधार कर दिए पुनः मूल्यांकन में। फिर उसके बाद कारीगर के बाद कर्मचारी प्रोविडेंट फंड है 15,000, ये भी दायित्व है पक्की तलपट के दायित्व में प्रोविडेंट फंड 15,000। और उसके बाद है विनियोग वृद्धि कमी फंड दिया है यहाँ पर 12,000, तो विनियोग वृद्धि कमी फंड 12,000 है। और विनियोग के बारे में यहाँ पर आपको जो है सूचना यहाँ पर दिया गया था कि विनियोग में वृद्धि हुई थी, तो इससे कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो इसको हम पूरा का पूरा क्या करेंगे, बांट देंगे। तो पूंजी खाते के जमा पक्ष में विनियोग वृद्धि कमी फंड को बांटेंगे और इसको बांटेंगे पुराने अनुपात में 6,000, 4,000, 2,000, 6,000, 4,000, 2,000 इस तरह से
विनियोग वृद्धि कमी फंड को हमने 12,000 को बांट दिया। तो आप देख रहे हैं सारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब लेते समायोजन। समायोजन में पेटेंट की कीमत 20% तक घटानी है और जबकि मकान की कीमत 90% तक घटानी है। तो यहाँ पर अपने पेटेंट की कीमत 20% घटानी है। तो पेटेंट अब देखेंगे यहाँ संपत्ति में, यहाँ 35,000 है, तो 35,000 है पेटेंट, तो 20% यानी कितना हुआ 7,000। तो 7,000 यहाँ पर कम होगा, तो यहाँ पर 7,000 हम माइनस कर देंगे। पेटेंट में ये 7,000 माइनस हो जाएगा और इस तरह 7,000 माइनस करके और पेटेंट की कीमत बचेगी 28,000 बाहर। और दूसरी असर कमी हुई है तो पुनः मूल्यांकन में उधार पेटेंट 7,000 की कमी, ये हो गया। उसके बाद मकान है, मकान की कीमत 90% तक घटानी है। तो 90% तक घटानी यानी कितना घटाना हुआ 10% घटाना होगा इसका मतलब। तो 10% कमी करनी है इसमें। तो मकान यहाँ पर है 75,000, 10% कमी करेंगे तो 7,500 की कमी होगी और इस तरह मकान बनेगा, बचेगा 67,500। मकान बचेगा 67,500 और इस 7,500 कमी हुई तो पुनः मूल्यांकन में उधार करेंगे 7,500। उसके बाद आता है कारीगर मुआवजा का, तो हमने कर दिया। देनदारों पर डूबत ऋण 5% से बढ़ा देना है। अब देखिए देनदार यहाँ पर पक्की तरपट में कितना बताया हुआ है, आप देखें तो देनदार यहाँ बताया है 80,000। तो 80,000 का यहाँ पर 5% से बढ़ाना है। तो 80,000 का 5% करेंगे कितना आएगा 4,000, 4,000 आएगा। और यहाँ पुराना कितना है पहले से 5,000 पहले से दिया हुआ है, तो 5,000 ये और नया कितना हुआ 4,000, 5% करेंगे तो 5 और 4 कितना हुआ 9,000। यहाँ हम 9,000 माइनस करेंगे। तो देनदार में से हम डूबत ऋण जो है माइनस करेंगे 9,000, दोनों यानी बढ़ा दिया हमने। 5,000 था, 4,000 और बढ़ा दिया, 80,000 का 5%, तो 9,000 हो गया। और ये 9,000 माइनस करेंगे तो बाहर आएगा 71,000। अब पुराना तो 5,000 था और हमने एक्स्ट्रा कितना किया उसमें वृद्धि किया, तो 4,000 की जो वृद्धि हुई उसको हम पुनः मूल्यांकन में उधार कर देंगे खाली 4,000। तो डूबत ऋण अनामत खाते यहाँ पर कितना बढ़ा देंगे 4,000, 5,000 तो पहले से ही था। उसके बाद है गत वर्ष का राधा को ख्याति पेटे 40,000 चुकाने हैं। तो आपने देखा इसके अंदर कि राधा को ख्याति पेटे 40,000 चुकाना है, तो ये अपने लाभांश के अनुपात चुकाएंगे। तो यहाँ देखिए माधव और गोपी, राधा तो रिटायर हो गई, 2 बचे, तो दोनों का लाभ का अनुपात, यहाँ कुछ सूचना नहीं है तो यानी पुराना अनुपात ही इनका लाभ का अनुपात बनेगा। तो इनका पुराना अनुपात कितना है 3 और 1, दोनों का 3 और 1। तो इस तरह से ये देखिए 3 और 1 दोनों का, तो यही अनुपात इनका पुराना अनुपात जो रहेगा वो चालू रहेगा, लाभ का अनुपात बन जाएगा। तो 3:1 हुआ। अब राधा को भुगतान की ख्याति कितनी हुई 40,000 भुगतान करना है। तो माधव के पूंजी खाते उधार, गोपी के पूंजी खाते उधार, राधा के पूंजी खाते जमा 40,000, और ये दोनों कैसे चुकाएंगे 3:1 में, यानी 30,000 और 10,000 इस तरह से भुगतान करेंगे। तो राधा में जमा करेंगे हम 40,000 रुपये। तो यहाँ पर देखिए राधा में माधव जो है, यहाँ पर माधव का कितना हिस्सा रहा है 30,000। तो यहाँ हम लिखेंगे माधव के पूंजी खाते यहाँ 30,000 और गोपी के पूंजी खाते यहाँ पर 10,000 हो गया। राधा में 40,000 जमा हो गया। अब इसको हम यहाँ उधार कर देंगे। तो राधा के पूंजी खाते माधव में कितना उधार होगा, माधव में उधार होगा यहाँ पर कितना था 30,000 है, हमने 30,000। तो यहाँ पर होगा माधव में 30,000 और राधा में 10,000। तो दोनों साझेदारों में इसको ख्याति की एंट्री हो गई। और उसके बाद आता है गत वर्ष के अपलिखित डूबत ऋण में से 3,000 में से 500 रुपये मिले। अपने कितना मिले वो ध्यान रखना है। तो अपने को कितना मिल रहा है इसके अंदर 500, तो उसकी एंट्री बता देंगे। तो इसकी एक असर हम बताएंगे पुनः मूल्यांकन के जमा पक्ष में वापस हो रहा है डूबत ऋण वापसी खाते, कितना रुपया बताएंगे 500। एक लेखा अपने यहाँ हो जाएगा। और एक हमको रोकड़ आवक हो रही है, रोकड़ या चेक से आवक हो रही है, तो हम रोकड़ खाते में उधार कर देंगे आवक को। तो डूबत ऋण वापसी खाते 500, खाली 2 असर बताएंगे 500 रुपये की, जितना मिला उतना। उसके बाद 5,000 राधा को रोकड़ चुका देना है। तो यहाँ राधा को रोकड़ चुका देंगे 500 रुपया। तो पूंजी खाते में राधा को चुकाएंगे यहाँ पर 5,000, ये रोकड़ चुका दिया, हो गया पूरा। अब देखते हैं इसके अंदर पुनः मूल्यांकन का। तो पुनः मूल्यांकन में आप देखेंगे
तो इसमें उधार पक्ष का ज़्यादा है, 7,000, 7,500, 4,000 और दूसरी रकम है 6,000। इनको जोड़ेंगे तो 24,500, 24,500 और ये टोटल यहाँ लाएंगे 24,500, 24,500 हो गया। अब ये डिफरेंस आएगा, इसमें घटेगा 500 और 600, 6,000 दोनों घटेगा तो बचेगा इसमें 18,000। और 18,000 को पुराने अनुपात में जो इनका था 3-2-1 उसको हम बांट देंगे तो 9,000, 6,000, 3,000, 9,000, 6,000 और 3,000 इसका वितरण कर दिया। और ये हानि हुई है तो पूंजी खाते में उधार ले आएंगे, तो उधार पक्ष में यहाँ हमने दर्शा देंगे पुनः मूल्यांकन की हानि के रूप में यहाँ बता रहे हैं 9,000, 6,000 और 3,000 ये हानि यहाँ दर्शा दिए। और अब पूंजी खाता देखते हैं, तो पूंजी खाता में पहले तो माधव, तो आप पाएंगे इसके अंदर माधव का इसमें जमा पक्ष में 1,36,000 और 6,000 दो रकम इसमें दिया गया है। दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 1,42,000, इनको जोड़ेंगे तो 1,42,000 और ये उधार में ला कर रखेंगे 1,42,000 और उसमें से रकम माइनस करेंगे 12,000 और 30,000 और 9,000 इनको जोड़ेंगे और जोड़ के माइनस करेंगे तो इसका डिफरेंस शेष निकलेगा, वो शेष आएगा 91,000, 91,000। और उसके बाद देखते हैं राधा का यहाँ पर टोटल हो रहा है 50,000, 4,000 और 30,000 और 10,000 इनको जोड़ रहे हैं तो इसका टोटल 94,000 हुआ। 94,000 यहाँ उधार में लाएंगे 94,000 और उसमें से माइनस करेंगे 8,000, 6,000 और दूसरा 5,000 तो डिफरेंस जो आएगा वो लोन हो जाएगा क्योंकि निवृत्त हो गया, तो यहाँ 75,000 डिफरेंस आया। ये हो गया लोन, इतना रोकड़ चुका दिया, इतना लोन हो गया, तो दो हो गया इसके अंदर। एक मिनट, रोकड़ की एंट्री हमने यहाँ दर्शा दिया है, चुकाया, भुगतान किया, तो भुगतान करेंगे तो रोकड़ खाते में जमा भी करना है। राधा के पूंजी खाते 5,000 ये जमा हो गया। इस तरह से यहाँ दोनों एंट्री हो गई। उसके बाद गोपी में 54,000 है और यहाँ पर 2,000 है, दो रकम है, दोनों मिला के 56,000 और यहाँ पर 56,000 लाएंगे और उसमें से माइनस करेंगे 4,000, 10,000 और 3,000, तीन रकम इसमें दिया है तो बचेगा 39,000। तो ये देखिए, ये माधव के बाकी, गोपी की बाकी और ये राधा की लोन, तो इसको हम पक्की तलपट में दर्शा देते हैं। पहले माधव और गोपी का शेष पूंजी खाते का दर्शाएंगे 91,000, 39,000 और दोनों का जोड़ हो गया 1,30,000 और राधा की लोन हमने निकाला है 75,000, उसको अलग से दर्शा देते हैं 75,000 और इस तरह से ये हो गया। अब रोकड़ खाता देख लेते हैं, तो रोकड़ खाते में 12,000 और 500 यानी अपने उधार पक्ष का हो रहा है 12,500, 12,500 जमा में 12,500 लिख करके उसमें से 5,000 माइनस करेंगे तो रोकड़ शेष आ जाएगा और रोकड़ शेष कितना आएगा 7,500 और ये रकम हम लाएंगे संपत्ति पक्ष में 7,500 जो डिफरेंस आया और इसके टोटल कर लेंगे। यहाँ पर 28,000 है, 67,500 है, उसके बाद 64,000 है, 7100 है, 71,000 होगा, 80,000 है ना, 71,000 हुआ और उसके बाद जो है स्टॉक 62,000 हुआ और दूसरा है रोकड़ या बैंक से 75। एक बार अंक मिलाते हैं तो अपने कुछ भूले वगैरह हो तो तुरंत ध्यान में आ जाती हैं, थोड़ा देख लेने का इसको एक नज़र। अब टोटल करेंगे इसका तो इनका कुल योग हो रहा है 3 लाख। 3 लाख इस साइड में देखिए 1,30,000 है, 75,000 है, 50,000 है और 15,000 है और दूसरी रकम है 30,000 है। इनको जोड़ेंगे तो वही टोटल आ रहा है 3 लाख। इस तरह हमारा एक प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब इस प्रश्न में यहाँ आपको बोला गया है कि पुनः मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता, पक्की तलपट और राधा की लोन खाता भी तैयार कीजिए, ऐसा बोला है। तो राधा की लोन खाता बनाएंगे तो यहाँ पर छठा समाधान देखिए, छठे समाधान में क्या बोला गया है कि राधा को 5,000 रोकड़ चुकाना है, बाकी रकम 2 समान वार्षिक हफ्ते में चुकाना है। यानी जो भी लोन उसका है उसके 2 भाग करेंगे, 2 समान हफ्ते पर चुकाएंगे
और ब्याज का दर कितना प्रतिशत है, 10%। तो ये देखिए हमने लोन खाता बनाया इसके अंदर, ये लोन खाता हुआ है। लोन यानी दायित्व, और दायित्व यानी कौन सी, बाकी जमा शेष। तो हम इसमें तारीख जो है इसके अंदर डालेंगे 1/4/16, यहाँ पर इसकी डेट जो है 1/4/16, ये हमने डेट डाला इसके अंदर। तो 1/4/16 यानी क्या हुआ कि जो पक्की तलपट हमको पुरानी दी गई है, ये पुरानी पक्की तलपट है, कौन सी तारीख की है, 31/3/16 की। उसके अगले दिन कौन सी तारीख आएगी, यानी मार्च पूरा हो गया, अप्रैल, 1/4/16, तो वहाँ से हम गिनेंगे। तो अप्रैल टू मार्च, तो यहाँ पर 1/4/16 को राधा के पूंजी खाते, तो यहाँ पर उसकी लोन की अमाउंट, कितनी लोन की अमाउंट टोटल है, 75,000। राधा की लोन आपने यहाँ लिखा है, देखिए राधा की लोन कितनी है, 75,000, तो दर्शा दिए 75,000। और अब 31/3/17, यानी ये वर्ष पूरा हुआ 12 महीना, तो 12 महीने में 31/3/17 नया वर्ष पूरा हुआ यहाँ पर। तो एक वर्ष का ब्याज, तो 75,000 का अपने एक वर्ष का ब्याज निकालेंगे 10%, तो कितना आएगा, 7,500, ये ब्याज आ गया। और अब पेमेंट करेंगे इसको, तो पेमेंट करेंगे तो क्योंकि दायित्व तो है, जमा किया तो इसको पेमेंट करेंगे, तो उधार करेंगे, तो उधार साइड में अंतिम तारीख 31/3/17 को बैंक खाते, कितना पेमेंट करेंगे, एक तो 75,000 की 2 किस्त बनेगी, तो 75,000 का आधा कितना हुआ, 37,500, तो ये भाग ये हो गया 37,500 प्लस इस वर्ष का ब्याज कितना हुआ, 7,500, और दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 45,000, तो इसको मैंने 45,000 पेमेंट कर दिया इस साल का। अब टोटल करेंगे 75,000, 7,500, 82,500, 82,500, और यहाँ भी 82,500, और उसमें से 45,000 निकाल देंगे जो पेमेंट कर दिया है, तो कितना बचेगा, 37,500। ये शेष आगे ले गए, तो ये 31/3/17 को है। अब नया वर्ष आएगा 1/4/17, तो देखिए 1/4/17 को शेष आगे लाए, यही शेष आगे आ गया 37,500, पीछे का पेमेंट हो चुका है। और अब 31/3/18 पूरे वर्ष का ब्याज गिनेंगे, 10% गिनेंगे, तो ध्यान रहे जितना पेमेंट हो गया, जितना बाकी उसका ही ब्याज गिनेंगे, तो 37,500 बाकी है, उसका ब्याज गिनेंगे, तो 10% कितना हुआ, 37,50, ये ब्याज। और इस तरह से ब्याज के साथ टोटल करेंगे इसको, तो इसका कुल योग हो रहा है 41,250, 41,250। तो ये पेमेंट हमको, क्योंकि 2 ही हफ्ता बनाना है, पहला हफ्ता दूसरा हफ्ता, तो दूसरे हफ्ते में फिर से देखिए, पहले हफ्ते में कितना चुकाए थे, 37,500 प्लस ब्याज। अब दूसरे हफ्ते में फिर से वही 37,500 समान हफ्ता है और प्लस ब्याज, तो इधर का ब्याज कितना है, 37,50, तो ये ब्याज, तो दोनों ऐड कर लेंगे तो हुआ 41,250, और इस तरह से टोटल हुआ 41,250। यहाँ कोई शेष निकलने वाला नहीं क्योंकि पूरा पेमेंट हो गया, तो इस तरह से 2 साल में इसके लोन को अदा कर दिया गया, पेमेंट कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद अब प्रश्न हम देखते हैं आगे, प्रश्न नंबर 10। 10वें प्रश्न में दीप, ज्योति और गीता साझेदार हैं, और उनकी पीढ़ी की पक्की तलपट आपको यहाँ दी गई है और बाकियाँ दी गई हैं, और उसके ऊपर से यहाँ पर आपको समायोजन दिया गया है। तो यहाँ देखिए समायोजन में दीप और गीता का नया लाभांश का अनुपात आपको दिया है 1:1, और ख्याति का मूल्य निश्चित किया गया है 70,000। देनदार पर डूबत ऋण 10% तक घटाना है। स्टॉक की लागत कीमत, स्टॉक लागत कीमत की अपेक्षा 25% अधिक कीमत पे दर्शाया है, और लागत कीमत से उसको लिखना है। ट्रेडमार्क 60,000 चालू वर्ष में चुकाए हैं, जो 6 वर्ष में विकसित करना है, ये भी ध्यान रखना है। और प्रोविडेंट फंड की जिम्मेदारी 35,000 तक करना है। और यहाँ नया चीज़ दिया कि नई पीढ़ी में कुल पूंजी पुरानी पीढ़ी की कुल पूंजी जितनी ही रहेगी। यह पूंजी दीप और गीता के नए अनुपात में रहेगी। इसके लिए अंतर की रकम चालू खाते ले जाना है। अब देखिए जो डिफरेंस आएगा वो चालू खाते लिखा जाएगा। तो इस तरह से इतनी माहिती दिया है, तो थोड़ी इसकी गणना देख लेते हैं। गणना देखिए यहाँ पर दीप, ज्योति और गीता, ज्योति रिटायर होगी, और इनका लाभांश का पुराना अनुपात यहाँ पर पूंजी का अनुपात है, यहाँ पर दिया हुआ है दोनों साझेदारों का। ये पूंजी के प्रमाण में लाभांश बांटते हैं, ऐसा दिया हुआ है। तो इनकी पूंजी यहाँ दी गई है तीनों की 1 लाख, 1,50,000, 1 लाख। तो ये पूंजी है, इसमें हमने कॉमन जीरो हटा दिए, तो 10, 15, 10 छोटा कर दिए, 2 का भाग दे दिए, 5 का भाग दे दिए, तो 2, 3, 2। तो इस तरह से इनका पुराना अनुपात आया, पूंजी का अनुपात बराबर इनका पुराना अनुपात 2, 3, 2। अब दीप और गीता का नया अनुपात आपको दे रखा है पहले से,
कितना दिया है 1:1, तो उस पर से हम लाभ निकालेंगे, नया भाग माइनस पुराना भाग। तो दीप का नया भाग 1/2 और पुराना भाग यहाँ पर देखेंगे 2, 3, 5, 2, 7, तो 2/7, वो कितना आया 3/14। गीता का पुराना भाग 1/2 और नया भाग इसका 2/7, सेम हुआ 3/14। और इस तरह दोनों समान हुए 3-3, यानी 1:1। ये इनका कौन सा अनुपात आ गया, लाभ का अनुपात हुआ। तो ये लाभ का अनुपात कहो, नया अनुपात कहो, ये आपका ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर ज्योति को भुगतान करने योग्य ख्याति, कुल ख्याति कितनी निकली हुई है 70,000, उसमें से ज्योति का हिस्सा कितना बनेगा 3/7, जो पुराना अनुपात है 3/7, तो 3/7 यानी इसको कितना चुकाने को आएगा 15,000। अब ये कैसे चुकाएंगे, इनका लाभ का अनुपात कैसा समान, तो यानी 15,000। तो देखिए दीप के पूंजी खाते उधार, गीता के पूंजी खाते उधार और ज्योति के पूंजी खाते जमा 30,000, 15,000 चुकाएंगे। स्टॉक के बारे में देख लीजिए, स्टॉक की लागत कीमत 25, स्टॉक लागत कीमत से 25% अधिक है। देखिए जरा यहाँ पर स्टॉक कितना दिया हुआ है अपने को 50,000 दिया हुआ है और बोलता है कि वो लागत कीमत से 25% अधिक है। तो गणना ऐसे करेंगे, स्टॉक लागत कीमत से 25% अधिक कीमत पर दर्शाया है, तो माना कि लागत कीमत 100, उसमें 25 हमने ऐड कर दिया, तो अब बही कीमत कितनी हो गई उसकी 125। तो गणना होगी बही कीमत और लागत कीमत, तो 125 ये जो बही कीमत है, तो लागत कीमत कितना हो रही है 100 जो हमने माना। तो अगर 50,000 बही कीमत जो किताब में दी गई है पक्की तलपट में 50,000, तो फिर लागत कीमत कितना, तो 50,000 गुणे 100/125 किए तो कितना हुआ 40,000। यानी कि स्टॉक के मूल्य में हमको क्या करना होगा 10,000 की कमी करना होगा। तो ये सामान्य गणना पूरी हुई और अब इस पर से सारी बातें लिख करके सवाल हल करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पर सवाल में ख्याति पुरानी दिया है 14,000, तो इसको आप लिखित कर देंगे पुराने अनुपात में। तो पूंजी खाते के उधार पक्ष में तीनों के बीच में ख्याति पुराने अनुपात में इसको आप लिखित करेंगे। तो यहाँ पर साझेदारों का नाम है दीप, ज्योति और गीता, तो ये होगा 4,000, 6,000, 4,000, 4,000, 6,000 और 4,000। और उसके बाद आता है ख्याति हो गई। फिर उसके बाद है जमीन मकान 2,90,000 है। यहाँ पर जमीन मकान 2,90,000 संपत्ति में दर्शा दिए। फिर उसके बाद यहाँ दिया है ट्रेडमार्क 60,000 रुपये है, यहाँ ट्रेडमार्क 60,000 संपत्ति में दर्शा दिए। सारी बाकियाँ दर्शाते जाना है जिस तरह अगले सवाल में कि हम स्टॉक 50,000 है, समायोजन भी है, स्टॉक 50,000 समायोजन करना तो कर लेंगे, क्योंकि हमने देखा 10,000 कमी हो रही है, तो 10,000 यहाँ माइनस कर देंगे, तो नई कीमत बाहर कितनी आएगी 40,000। और पुनः मूल्यांकन में 10,000 की उधार यहाँ कर देंगे, तो पुनः मूल्यांकन में स्टॉक हमने 10,000 उधार कर दिया, कमी कर दिया। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद है स्टॉक हो गया 50,000। फिर देनदार 40,000 यहाँ पर दिया हुआ है, तो देनदार के रकम देंगे 40,000 समायोजन है। देनदार के बाद है बैंक का शेष 22,000 दिया है, तो हम इसके अंदर क्योंकि बैंक खाते में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, इसके अंदर कोई असर दिख नहीं रहा, कोई समायोजन में नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट बैंक खाता बनाए बिना यहाँ लिख सकते हैं सीधा 22,000 डायरेक्ट, कोई असर नहीं होता। आप बैंक खाता ना बनाए चलता है, और बनाएंगे भी तो भी बना सकते हैं, खाली शेष उतना ही आएगा 22,000। फिर उसके बाद कंप्लीट हो गया। पूंजी में देखिए तीनों की पूंजी यहाँ दिया है 1,50,000, 1,00,000 पूंजी खाते में जमा कर देंगे 1,50,000 और 1,00,000 तीनों की पूंजी दर्शा दिए। उसके बाद आता है सामान्य नकद बांट देंगे 28,000 पुराने अनुपात में, तो पुराने अनुपात में बांटेंगे इसको, तो 8,000, 12,000, 8,000, 8,000, 12,000 और 8,000 इसको बांट दिए। उसके बाद आता है लेनदार, तो लेनदार दायित्व में लिखेंगे 60,000 रुपये, पक्की तलपट के दायित्व में लेनदार 60,000 रुपये दर्शा दिए। उसके बाद है प्रोविडेंट फंड 32,000 है, समायोजन है, तो इसको अंदर लिख देते हैं 32,000, बाद में समायोजन करेंगे। और अब देखिए हमने सारी एंट्री कंप्लीट कर दी। समायोजन लेते हैं इसके बाद। समायोजन में पहला समायोजन है दीप और गीता का लाभांश का अनुपात 1:1 रखना है। तो ख्याति गणना हमने कर लिया 70,000 की, तो अपने यहाँ देखिए ख्याति की किया है, दोनों को 15,000 चुकाना है और 30,000 ख्याति ज्योति को मिलेगी। तो पूंजी खाते में यहाँ पर
दीप के पूंजी खाते 15,000 ज्योति में, और गीत के पूंजी खाते 15,000 ज्योति में। हो गया। तो इस तरह से देखो दोनों को मिला के 30,000 मिल गया। और यहाँ पर जो है दर्शाएंगे ज्योति के पूंजी खाते। तो दीप को कितना उसमें देना है 15,000, और इसको भी कितना देना है 15,000। तो इस तरह दोनों ने 15-15 दिया, इसको 30,000 मिल गया ख्याति। फिर उसके बाद ख्याति क्या हो गया, देनदारों में डूबत ऋण 10% तक घटानी है। तो यहाँ पर देनदार का 10% है, तो अपने देखते हैं यहाँ पर देनदार 40,000 है, 10% करने के कितना हुआ 4,000 हुआ। यहाँ 10% कितना 4,000। अब देखिए जरा यहाँ पर जो है पुराने में हमको यहाँ किताब में 40,000 का डूबत ऋण है, उसमें 6,000 पहले से घटा हुआ है, और हमने कितना घटाया इसमें 4,000 घटाया। तो इसका मतलब 6,000 से घट के कितना हो गया 4,000, तो 2,000 की यहाँ पर कमी हुई। तो डूबत ऋण अनामत 2,000 कमी हुई, तो उसको लाभ गिनेंगे, तो उसको पुनः मूल्यांकन में हम जमा कर देंगे। तो पुनः मूल्यांकन में डूबत ऋण अनामत खाते कितना रुपया 2,000, डिफरेंस जो आया वो तो रकम यहाँ दर्शा देंगे। उसके बाद आता है समायोजन, स्टॉक की लागत कीमत। स्टॉक का तो हो गया गणना। ट्रेडमार्क 60,000 चालू वर्ष में चुकाए हैं, और 6 वर्ष के में इसको अभिलिखित करना है। तो 6 वर्ष यानी कितना हुआ 10,000 हुआ। यहाँ पर ट्रेडमार्क कितना है 60,000, तो 10 का भाग देंगे तो 6 मतलब इसका जो है हर वर्ष में कितना कितना आएगा इसके अंदर 6 वर्ष का भाग देंगे तो 10,000 आएगा, 10×6 = 60। तो यहाँ पर प्रति वर्ष कितना अभिलिखित करना है 10,000, तो 10,000 इस वर्ष अभिलिखित करेंगे 50,000 आया, और यहाँ कमी हो जाएगी ट्रेडमार्क में अभिलिखित हो जाएगा 10,000। किस तरह से इसको अभिलिखित कर दिए 10,000। फिर उसके बाद है समायोजन 6 वर्ष का। प्रोविडेंट फंड की जिम्मेदारी 35,000 निश्चित हुई है। यहाँ प्रोविडेंट फंड हमारा 32,000 है, तो 3,000 की यहाँ वृद्धि कर देंगे। अब ये हो गया कितना 35,000। और प्रोविडेंट फंड यानी हमारी जिम्मेदारी बढ़ेगी, तो पुनः मूल्यांकन में उधार करेंगे 3,000 रुपया। जितनी जिम्मेदारी बढ़ी उतना यहाँ पर उधार कर दिया। उसके बाद आता है नई पीढ़ी की पूंजी पुरानी पूंजी जितनी रखनी है। तो इसको भी देख लेते हैं, 2 मिनट खाली लगे इसके अंदर। कैसे कि देखिए पुरानी पूंजी यहाँ पर कितनी हो रही है, यहाँ पर 3,50,000 है पुरानी पूंजी। समारोह से देख सकते हैं इसको। तो 3,50,000 पुरानी पूंजी है यहाँ पर ये, और उसको अंत में भी वही पूंजी रखनी है। तो यहाँ पर सूचना के अनुसार नई पीढ़ी पुरानी पूंजी कुल पूंजी जितनी रखनी है, यह पूंजी दीप और गीता के नए अनुपात में रहेगी। तो गीता और दीपा का नया अनुपात यहाँ क्या बना, यहाँ पर बना इसका अनुपात 1:1। तो 1:1 में यह पूंजी हम इसको दर्शाएंगे। तो 3,50,000 को समान भाग करेंगे, तो यहाँ देखिए लिख देंगे सीधा, शेष आगे ले गए। 3,50,000 के 2 भाग समान भाग कर देंगे, तो कितना बचेगा 1,75,000, 1,75,000 और 1,75,000। ये नई पीढ़ी में 2 साझेदार बचे, कौन, दीप और गीता। ज्योति तो रिटायर हो गई। और पूंजी इनकी कितनी रहेगी जितनी शुरुआत में थी। तो शुरुआत में कितनी पूंजी थी इनकी 3,50,000 थी, उतनी ही पूंजी लास्ट में भी रहेगी, और वो साझेदारों के नए अनुपात में रहेगी। तो साझेदारों का नया अनुपात समान है, तो समान भाग में कर दिया, शेष आगे ले गए। और दूसरा इसमें आपको दिया ध्यान रखना है कि अंतर की रकम आपको चालू खाते ले जानी, वो ध्यान रखना है। तो अब इसमें कंप्लीट हो गया है। अब इसका टोटल देख लेते हैं। तो टोटल देखिए यहाँ पर उधार पक्ष में ज़्यादा हो रहा है 10, 10, 20 और 3 23,000। जमा पक्ष में यहाँ 23,000 लाएंगे, और उसमें 2,000 माइनस करेंगे, तो जो डिफरेंस बचेगा वो हानि होगी 21,000। पुराने अनुपात में डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे, 6, 9, 6 में आएगा 6,000, 9,000 और 6,000 पुराने अनुपात में। पूंजी खाते में इसको हम उधार करेंगे क्योंकि नुकसान हुआ है। तो पुनः मूल्यांकन खाते 6,000, 9,000 और 6,000 ये हमने उधार कर दिया। और अब यहाँ पर ये खाते बंद करेंगे। तो यहाँ देखिए पहले यहाँ पर दीप का यहाँ 1,00,000 है, 8,000 है इस पक्ष में यहाँ पर। और इस साइड में देखेंगे तो 4,000 है, 15,000 है और 6,000 है, और दूसरा 1,75,000 है। तो ये ज़्यादा हो रहा है, ये मिलके 2,00,000 हो रहा है, 2,00,000। तो ये 2,00,000 हुआ, तो ये डिफरेंस हम इधर लाएंगे 2,00,000। उसमें से 1,08,000 घट जाएगा। तो उसने सूचना दिया है कि जो अंतर बचे वो चालू खाते जाएगा। तो इसके चालू खाते अंतर जाएगा ये 2,00,000 में से 1,08,000 माइनस करेंगे 92,000। ये 92,000 रुपया
चालू खाते, इसका डिफरेंस आया। उसके बाद इसका देखते हैं ज्योति का। तो यहाँ पर ज्योति का अंतर आप देखेंगे तो ये जाता है 1,50,000, 12,000 और उसके बाद 15,000 और फिर 15,000, सब मिला के 1,92,000 हुआ। इसको यहाँ लाएंगे 1,92,000 और उसमें से 6,000 और 9,000 माइनस कर देंगे तो उसका जो डिफरेंस बचेगा वो लोन, क्योंकि 7,000 की जो बाकी बचेगी वो लोन खाते, 1,77,000 बचा। 1,77,000 ये इसकी लोन बची, इसको लोन खाते दर्शा देंगे हम, 7,000 की लोन हो गई। उसके बाद अब देखते हैं गीता। तो यहाँ पर गीता का देखेंगे तो इसका ये पक्ष जाता है 4,000, 15,000 और उसके बाद यहाँ पर 6,000, 1,75,000 जोड़ेंगे तो 2 लाख इसका भी हो रहा है, 2 लाख। और यहाँ जमा पक्ष में लाएंगे 2 लाख और उसमें से हमारे पास 2 रकम है, 1 लाख है और 8,000 है, तो इसका भी कितना अंतर आया, 92,000 आया। तो इस तरह देखिए आप चालू खाते ले जाएंगे तो यहाँ पर ये उधार शेष आया दोनों का। ये चालू खाते क्या कौन सा शेष माना जाएगा, उधार। उधार शेष यानी क्या होता है, संपत्ति, तो इसको संपत्ति में दर्शा देते हैं। देखिए संपत्ति में चालू खाता दीप का 92,000 आया और इसका भी 92,000 आया, दोनों का 92,000 आया और 92,000 जोड़ेंगे तो 1,84,000 हो गया, 1,84,000 ये हो गया। और उसके बाद यहाँ देखिए पूंजी खाते का शेष जो हमने पहले निकाल लिया है वो 1,75,1,75, तो ये पूंजी हो गई 1,75,000 और 1,75,000 और इस तरह से इनको जोड़ देंगे तो कुल पूंजी हो गई 3,50,000। जो पूंजी शुरुआत में थी वही पूंजी अभी भी है, 3,50,000 पूंजी हो गई सूचना के अनुसार। और उसके बाद यहाँ सारी एंट्री कंप्लीट हो गई हैं और इसकी लोन बचा। तो यहाँ ज्योति की लोन कितनी आई, 1,77,000, तो ज्योति की लोन यहाँ दायित्व में दर्शा देंगे 1,77,000, इनको जोड़ देंगे। इसके बाद तो यहाँ रकम है 290 है और दूसरी रकम यहाँ पर है 290, 50,000, 40,000 और 22,000 और दूसरी रकम है यहाँ पर 1,84, यहाँ पर एक घटाना रह गया है, 40,000 में 4,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 36,000 और इसको जोड़ देंगे तो इसका टोटल हो रहा है इनका सब मिला करके 6,22,000, 6,22,000 ये टोटल हो गया। इस साइड का देख लेते हैं टोटल। तो यहाँ पर 350 एक अमाउंट है जो उनकी दोनों की पूंजी है, 60,000 है, 35,000 है और 1,77,000 है, आ गया इनका भी टोटल 6,22,000, 6,22,000। तो दोनों पक्ष का योग बराबर हो गया। और इस तरह से आपका ये जो है इस वीडियो का हमारा ये 3 प्रश्न हमने यहाँ पर कंप्लीट किया और अलग अलग डिफरेंट टाइप के थोड़े थोड़े समझ में हैं और इस तरह आपको इसको समझ करके और कंप्लीट करना है। धन्यवाद।